तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो बात करी थी डियर स्टूडेंट्स, उसको ही करेंगे कंटिन्यू। हमने कूलाम के नियम के ऊपर चर्चा करी थी अपने पिछली क्लास में, कूलाम्स लॉ को समझा था और उसको हमने ये देखा था कि एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से कूलाम लॉ जो है डिराइव किया जाता है। आज की क्लास में हम कूलाम लॉ और जो ग्रेविटेशनल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके बीच में हम सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हम देखेंगे। बेसिकली आपसे जो है यहाँ पर ये चीज डिस्कस की जाती है कि आप कूलाम लॉ और जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसकी तुलना करें, है ना। दोनों में देखें कि क्या क्या चीज आपको सिमिलर लग रही है, क्या क्या दोनों में अंतर है, ठीक है। और फिर हम इसके कुछ आज न्यूमेरिकल्स भी अच्छे अच्छे करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाती है सारी इंपॉर्टेंट रहती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप सीखने की कोशिश करें। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, और एक तरफ मैं लिखता हूँ गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ। इनके बीच में हमको क्या करना है, समानताएं और अंतर जो है वो लिखने हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है, समानताएं क्या क्या है, समानताएं क्या। सिमिलैरिटी की बात करें, समानता की बात करें, तो हमने बात करी थी कूलाम के नियम में, ये एक आवेश है, ये एक दूसरा आवेश है, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज स्मॉल r है, ठीक है। और इसका परिमाण जो है q1 है, इसका मैग्नीट्यूड जो है q2 है। तो क्या होता है, इनके बीच लगने वाला जो बल है F इज इक्वल टू Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या मतलब हमने इसको 2 पॉइंट में लिखा था, है ना, 2 पॉइंट्स में लिखा था। पहला पॉइंट तो क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरा पॉइंट क्या था, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए आप, गुरुत्वाकर्षण के नियम में ये हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है। इनके जो ये लाइन है जो सेंटर को मिलाती है, ठीक है, ये लाइन जो है सेंटर को मिलाती है, थोड़ा टेढ़ी बजी है लाइन, ये आर डिस्टेंस है। और यहाँ भी हम क्या देखते थे कि ये जो डिस्टेंस है इसके वर्ग का जो व्युत्क्रमानुपाती है वो ये बल होता है इनके बीच में लगने वाला। तो पहली चीज तो मुझे दोनों में सिमिलैरिटी क्या दिख रही है, दोनों इनवर्स स्क्वायर जो लॉ है इसको फॉलो करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सबसे पहले बात क्या लिखेंगे आप इसमें, सबसे पहली बात ये लिखेंगे कि दोनों ही नियम जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। वो क्या करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। मतलब हमको दोनों के लिए देखने को मिलता है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा ना आपको, इस फॉर्मूला में हमने क्या लिखा था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और इस फॉर्मूला में हम क्या लिखते थे, इस फॉर्मूला में हम क्या लिखते थे, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक चीज मुझे कॉमन क्या दिख रही है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, अपॉन में आर स्क्वायर यहाँ भी है। तो पहला पॉइंट मैंने वही लिखा है कि दोनों जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम व्युत्क्रम वर्ग नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
व्युत्क्रम वर्ग नियम। पहला पॉइंट जो है आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लें। व्युत्क्रम वर्ग नियम, दोनों ही नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। यानी दोनों के लिए ही f r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट आप क्या देख रहे होंगे, यहां पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये यहां पर भी है। अच्छा, ये जो बल काम करते हैं, ये जो बल काम करते हैं ये इसी लाइन पे करेंगे, या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। ये बल या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, पर इसी लाइन पर होगा। ऐसे ही इस वाले केस में तो ये बल इसी तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। मतलब हमारा समझने का मतलब ये है कि इसी लाइन पर ये वाला बल भी काम करेगा। अगर इस आवेश को अपनी तरफ खींचना है तो ऐसे ही खींचेगा, दूर भेजना है तो इसी लाइन के अलोंग भेजेगा। ऐसे ही ये भी जो है इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट होगा। मतलब कि क्या बोला जाता है कि दोनों ही केसेस में जो बल लगता है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ द पॉइंट्स। जो भी दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी इसी में ये बल काम करेगा। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी इसी में ये बल काम करेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एक्शन है, जो बल की जो क्रिया है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली, यहाँ पर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा और यहाँ पर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मतलब कि जो इनका लाइन ऑफ एक्शन है हम वो कह सकते हैं वो दोनों में सिमिलर है, वो भी क्या है, एक सिमिलरिटी रखता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको अपने हिसाब से जो है लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स है, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ द मासेस, दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये लिख लीजिए, ये सिमिलैरिटी में हमको लिखना है। चलिए, तो पहला हमने देख लिया इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है ना। सिमिलैरिटीज के ऊपर हमने डिस्कस कर दिया कि इन दोनों में क्या क्या समानताएं हमको देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे इनके बीच में क्या क्या अंतर है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इनके बीच में अंतर जो है वो क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिफरेंसेस। इस तरीके की टेबल बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंसेस। लिखेंगे जरा जल्दी से। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ के बीच में डिफरेंस की, ठीक है। तो हमने अभी बात करी सिमिलैरिटी की, अब हम बात करेंगे कूलॉम के नियम और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बीच के डिफरेंस की, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान से इसमें याद दिलाता हूं, जो डिफरेंस है डिफरेंसेस यानी कि अंतर, अंतर जो है F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये होता है कूलॉम्स फोर्स,
है ना, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अगर मैं इधर बात करूं तो ये होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कांस्टेंट है, यहाँ पर जो नियतांक है ना, ये वाला पार्ट नियतांक है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। ठीक, इसमें कांस्टेंट क्या आ रहा है, 4 पाई तो आप वैल्यू जानते हैं, लेकिन एप्सिलॉन है एक कांस्टेंट, एप्सिलॉन। और यहाँ पर जो नियतांक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो जी है, कैपिटल जी। थोड़ा 1 मिनट के लिए आप मेरी बात को ध्यान से सुने तो ये वाला अंतर आप समझ जाएंगे। एप्सिलॉन है, ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ये माध्यम पर निर्भर करता है, ध्यान से सुनेंगे, ये मीडियम पर निर्भर करता है। दो आवेशों के बीच का जो माध्यम है वो कैसा है, वो अगर वायु है तो इसकी वैल्यू अलग होगी, वो अगर पानी है तो इसकी वैल्यू अलग होगी। और जी की वैल्यू जो है आप जानते हैं, जी को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। मतलब कि चाहे कोई भी जगह हो, इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो इसका मान जो है समान मान रहेगा, इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी सब जगह। बस इसकी जो वैल्यू है वो असमान रहेगी अलग अलग माध्यमों की। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पर जो हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, जो नियतांक यूज कर रहे हैं, दोनों के नियतांक जो हैं वो अलग अलग हैं। एक के नियतांक की वैल्यू फिक्स है, जबकि दूसरे के नियतांक की वैल्यू जो है वो मीडियम पर डिपेंड कर रही है। वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो मीडियम पर डिपेंड कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वाला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा जो एक अंतर है वो बहुत ही आसान है कि ये जो कूलाम का बल है, ठीक है, ये जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, वो आकर्षण का और प्रतिकर्षण दोनों का बल होता है। किसका, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, दोनों तरीके का बल हो सकता है। मैंने आपको बात समझाई थी, अगर समान चार्ज होंगे, समान आवेश होंगे, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश होंगे तो यहाँ पर आकर्षण। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अट्रैक्शन और प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन दोनों देखने को मिलते हैं। जबकि बात करें हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये सदैव आकर्षण का फोर्स होता है, सदैव आकर्षण का बल होता है, ओनली अट्रैक्शन का फोर्स होता है। इस बल का नेचर कैसा होता है, ओनली अट्रैक्टिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, ओनली अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो ये दो इसके बीच में मेन जो अंतर है वो है। ठीक है, और इनके बीच में सिमिलैरिटीज हमने बता दी, अंतर बता दिए। ठीक है, काफी सारे अंतर इसमें हो सकते हैं और भी काफी सारी सिमिलैरिटीज उसमें हो सकती हैं, बट जो मुख्य मतलब इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए। बाकी जो भी इसमें अंतर होंगे, है ना, उनको आप और क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि जो कूलाम का जो बल है वो दो आवेशों के, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है ना, दो वस्तुओं, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच काम करता है ना। इस तरीके से आप इसमें और भी डिफरेंसेस जो हैं वो लिख सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, जो जो चीजें बताई गई वो नोट डाउन की होंगी। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए, अब नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट बता देता हूँ कि सपोज हमारे पास दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के बीच हम लोग Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर वैद्युत बल, और Fg मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसकी हम तुलना करेंगे कि इनमें से कौन सा बल जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है, कौन सा बल कमजोर होता है, कौन सा बल स्ट्रांग इसमें होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें। अगर सपोज मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी तुलना करने के लिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ।
एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या लिया, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और मैंने ये सपोज किया कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। कितनी, बहुत छोटी डिस्टेंस पे होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं भाई, एटम के अंदर रहते हैं, परमाणु के अंदर रहते हैं, तो बहुत कम दूरी होगी इनके बीच में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है वो रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना रहता है, माइनस का चार्ज रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की अगर बात करूं तो बहुत कम द्रव्यमान इसका होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो जब हमने ये कैलकुलेट किया, अब इसको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कि रेशियो आप किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें आप देखते हैं कि जो Fe और Fg का जो रेशियो आएगा, मतलब कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो रेशियो आएगा, वो लगभग आपको 10 की घात 40 के उसमें देखने को मिलेगा, इस ऑर्डर में देखने को मिलेगा लगभग, मतलब 41 42 तक आप इसको लिख सकते हैं, 42 तक आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपको जो है लगभग ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में, अभी इसका प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, यहाँ से हमको ये पता लग रहा है कि जो स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितने गुना ज्यादा शक्तिशाली है, 10 की पावर 42 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब दो वस्तुओं के बीच में अगर हम बात करें, या फिर ऐसे हम बात करें कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में से ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा, तो स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, किसमें से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में से। बाकी इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें यहाँ पर बताई गई वो आपने नोट डाउन करी हुई, इनको आप घर से रिवाइज जरूर कीजिए। अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करने की कोशिश करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है अगली क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।